अब सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो रही है, जिसमें नेता तमाम राजनीतिक दलों के पहुंच रहे हैं एक एक करके। आइए आपको सुना देते हैं प्रमोद तिवारी ने सर्वदलीय बैठक के लिए पहुंचने के वक्त क्या कहा है। विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें न विपक्ष को मालूम है मुद्दे क्या होंगे, क्या जरूरत आन पड़ी इसे बुलाने की, न सरकार को स्पष्ट रूप से मालूम है कि ये क्यों बुलाया गया है। अभी सितंबर चल रहा है और 12-13 अगस्त को हमारा सत्र समाप्त होगा। परंतु जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अगर एक सप्ताह का सत्र बनाया गया है तो ये सोनिया जी का जो पत्र के मुद्दे 9 पॉइंट्स, महंगाई, बेरोजगारी जिस तेजी से बढ़ रही है उस पर चर्चा होनी चाहिए, किसानों के साथ जो धोखा है खास तौर से एमएसपी को लेकर उस पर चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर जल रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा अगर करनी है तो अब तो अडानी की रिपोर्ट आ गई, उस पर चर्चा हो जाए। चर्चा अगर करनी ही सप्ताह तो फिर इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि किस लिए, कैसे ये परिस्थितियां बनती जा रही हैं कि देश में जाति और धर्म के नाम पर, खास तौर से नूह में जो कुछ हरियाणा में या दूसरे हिस्सों में हो रहा है वो सरकार द्वारा प्रायोजित है। तो हम इन सोनिया जी ने जो पत्र लिखा है इन 9 मुद्दों को उठाने जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है ये पहली बार हो रहा है और उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं कि आपने हमसे चर्चा नहीं की, और इसीलिए हमारा पूरा नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विरोधी दल खरगे साहब हैदराबाद में वर्किंग कमेटी की बैठक, रैली लगी। अगर बातचीत करके सत्र बुलाते तो एक दिन देर में भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये सरकार की तरफ से एक कोशिश है जानबूझकर कि आत्म प्रशंसा के अलावा इस सत्र में क्या आने वाला है किसी को नहीं मालूम। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आत्म प्रशंसा की कोशिश। किसानों से मतलब नहीं, आम आदमी से मतलब नहीं, राष्ट्रीय समस्या से मतलब नहीं, जिस तरह चीन ने जमीन हमारी कब्जा कर, ये मुद्दे हम उठाएंगे। तमाम मुद्दों पर घेरते हुए प्रमोद तिवारी सरकार को, आइए आपको लिए चलते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसके बाद खास मेहमानों से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन हिमांशु, हमने तो रख दिया है कवरेज का नाम मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर मिलने के आसार दिख नहीं रहे हैं क्योंकि विपक्ष हमलावर है। प्रमोद तिवारी ने तो तमाम मुद्दे उठाए, वो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को सरकार कॉन्फिडेंस में लेती ही नहीं है और ये उनकी सबसे बड़ी परेशानी है। इसी के अलावा तमाम मुद्दों पर, महंगाई से लेकर आम आदमी, किसान, हर मुद्दे पर वो घेर रहे हैं सरकार को। अडानी भी बोले। देखिए, बिल्कुल विपक्ष ये बात कह रहा है कि उनको बताया नहीं है कि स्पेशल सत्र जो बुलाया जा रहा है उस पे एजेंडा क्या है सरकार का। सरकार की तरफ से 4 बिल दे दिए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है ना ये 4 बिल नहीं है। सप्लीमेंट्री बिजनेस में सरकार जब चाहे स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा की इजाजत से दोनों सदनों के अंदर कोई भी बिल ला सकती है। उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी में डिस्कशन की जरूरत नहीं होती है। तो महिला आरक्षण पे कांग्रेस को लगता था कि वो लाया जा सकता है, इसलिए वो स्कोर करने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण बिल लेके आए। 2009 में कांग्रेस की जब नेतृत्व वाली सरकार थी यूपीए, उसने वो पास किया था। 5 साल उन्होंने भी कुछ नहीं किया, लोकसभा में वो बिल नहीं आया। उसके बाद ये माना जा रहा है, मैंने आपको बताया, ओबीसी का रिजर्वेशन को बढ़ाने की, जिससे कि जो रिजर्वेशन की कैप है 49 से बढ़ाकर 55 की जा सकती है। संजय मिश्रा का एक इशू है, उनके लिए कोई स्पेशल जगह बनाई जा सकती है। तीसरा एक बड़ा, मुझे आज जो सुनने में आया कुछ लोगों से, जो मेरी बात हुई है सूत्रों के हवाले से, उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि सीमांचल और नॉर्थ बंगाल जो है उसको मिला के एक अलग यूनियन टेरिटरी स्टेट बनाया जा सकता है। मुंबई को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं अगले 2024 का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो चेंज हो सकता है। और अगर ये बात आ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर इसको लेकर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही होगी, कुछ ना कुछ चर्चाएं चल रही होंगी, जो अब धीरे धीरे छनकर बाहर आना शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि सबको ये लगता था कि 2019 में जब 5 अगस्त को 370 को हटाया गया था, तब ये सबको लगता था कि 35A जो है वहां से हटाया जाएगा, लेकिन 370 भी हटा दिया गया। तो ये चीजें अब खुलकर आने लगी है कि सरकार किस तरफ आगे बढ़ना चाह रही है। बिल्कुल।
त्यागी जी, ये पतंगबाजी के लिए आप लोग स्कोप छोड़ते क्यों है? मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि अब देखिए यूनियन टेरिटरी को लेकर, बनाने को लेकर भी संशय है, क्या अचानक हो सकता है इस बात को लेकर संशय, परिस्थिति बहुत ही आपकी सरकार को लेकर लोगों के मन में रहता है कि पता नहीं अचानक क्या कर देंगे। अंजना जी, ये तो उल्टा बेजोड़ व्यक्तित्व की बात है कि कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये सिर्फ 4 ही बिल आने और कुछ आना ही नहीं है। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सब कहते हैं कि मोदी जी है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, लेकिन इसके पीछे की घबराहट का कोई विषय नहीं है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के पास 1980 में 2 सांसद थे, लेकिन बावजूद उसके जो है संसद में आवाज गूंजती थी। हमारी संख्या बहुत समय पर कम थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब बोलते थे तमाम मुद्दों पर तो देश सुनता था। आपको क्या लगता है आपको नहीं सुना जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि जैसे शुरुआत में अभी प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि भाई तमाम ये विषय है, इन पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन चर्चा के वक्त आपको वहां पर होना भी चाहिए। मणिपुर पर चर्चा मांगे और फिर बाइकआउट करके चले गए, आप वहां से सदन से चले गए, वॉकआउट कर गए, तो जाहिर बात है, मैं मानता हूं कि यहां पर ये पतंगबाजी नहीं है। ये तो जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं, रिपोर्टर्स कह रहे हैं या फिर लोग कह रहे हैं कि अलग अलग सूत्रों से खबर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी हुआ नहीं है। लेकिन विषय यह है कि इतना डर और घबराहट किस बात की है विपक्ष में? आप मुझे एक चीज बताइए, कोई अलोकतांत्रिक तरीके से कोई बिल नहीं आ रहा है या फिर अलोकतांत्रिक तरीके से कोई निर्णय नहीं हो रहा है। यहां पर साफ है कि सरकार सत्र बुला रही है और जैसे कि पहले हमेशा से होता आया है कि कभी भी विशेष सत्र को लेकर पहले से कोई प्रायर इंटीमेशन दिया नहीं जाता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तहत होता है या फिर ऑल पार्टी मीटिंग के तहत होता है। मुझे लगता है कुछ इंतजार अगर और कर लेंगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आपको अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 28 मिलकर भी मुझे लग रहा है मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं शायद। ठीक है जाजी, क्या सुर मिलने के थोड़े से भी आसार हैं? पहले इसके साथ शुरू कीजिए, क्योंकि मैं जब लोगों के बीच में जाती हूँ तो यही बोलते हैं वो लोग कि मिल के क्यों नहीं ये लोग सारे अच्छा काम करते हैं देश के लिए। अब लोग तो हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं, सुर मिलने का 0.001% भी चांस है या नहीं, ये बताइए। देखिए अंजना जी, देश के हित के मुद्दे पे हम सरकार के साथ बात पूरी कीजिएगा। स्मृति ईरानी कुछ बोल रही है, सुना देते हैं, फिर आप ही की बात। अभिनंदन करती हूँ। ये भी गौरतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया। यशोभूमि नाम से इस सेंटर के माध्यम से वैश्विक स्तर की कई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को बल मिलेगा। भारत के हुनर, भारत के कौशल को प्रतिबिंबित करने का हमारे पास एक स्थल और सामर्थ्य मिलेगा। आज का दिन भारत, तो आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, ऐसे में यशोभूमि जो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर द्वारका का उद्घाटन किया है उसका जिक्र करते हुए आप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सुन रहे थे। अब अपनी बात पूरी कीजिए, क्या सुर मिलने के थोड़े से भी चांसेस हैं? सुर मिलना तो मैं बहुत ही मीठा करके इसको बोल रही हूँ, दरअसल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि संसद चलेगी या वेल में नारेबाजी होगी? देखिए अंजना जी, सरकार जो भी जनता के हित के मुद्दे की लाएगी उस पे विपक्ष सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। एक विपक्ष वचनबद्ध है जनता के लिए, क्योंकि मेरे को या मेरी सरकार विपक्ष के नेताओं को नरेंद्र मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। जनता के मुद्दे अगर आप लेके आएंगे हम आपके साथ हैं। बात दूसरी है, जो यहाँ पे किसी ने कहा विश्वकर्मा जी हैं नरेंद्र मोदी जी, किसी ने कहा बेजोड़ व्यक्तित्व है। अरे भैया, किसी ने कहा था नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो इतने में उस व्यक्ति की नौकरी चली गई। अगर नेता पढ़ा लिखा होगा देश का तो संशय नहीं रहेगा, देश में स्पष्ट रहेगा, सारे मुद्दे स्पष्टता के साथ आते। यहाँ पे पतंगबाजी ना कर रहे होते हम लोग, यहाँ पे बैठ के हम चौकीदार और चाय वाले के ऊपर चर्चा ना कर रहे होते हम लोग। उन्होंने तो एजेंडा बता दिया है ना झा जी, एजेंडा बता दिया, लेकिन आपके पत्रकार हिमांशु ने भी देखा, कहा उन्होंने एक सुगुफा छोड़ दिया कि टेरिटरी। हम तो बात ही नहीं करना चाहते कि आखिर लाना क्या चाह रहे हैं, हम सिंपल सी और साधारण सी बात करना चाहते हैं। मोदी जी बताइए, हम संसद भवन में आपसे बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन आप एजेंडा बता दीजिए। आप 4 एजेंडे के अलावा अगर कुछ नहीं कहेंगे तो बहुत बढ़िया, स्वागत करते हैं आपका, हम इसी 4 मुद्दे पे बैठेंगे। लेकिन संशय मोदी जी के चरित्र को देख के होता है, क्योंकि मोदी जी का जो पिछला 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, चरित्र मतलब राजनीतिक चरित्र, इससे मत समझिएगा, क्योंकि भाजपा वालों की सोच बड़ी तुच्छ होती है थोड़ी सी। तो राजनीतिक चरित्र से बात होता है कि आप सुबह क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे। पूरे देश ने देखा था कोरोना काल में, हर दिन सुबह शाम
नियम बदले जाते थे, सुबह कुछ हुआ शाम कुछ और, तो पूरे देश को कंफ्यूजन की स्थिति में डाल दिया था। इसीलिए मैंने कहा नेता पढ़ा लिखा हो, संसद संयम के साथ चले, ना कि संशय के साथ चले, तब देश का कल्याण होगा। लेकिन ये लोग सिर्फ एक व्यक्ति की पूजा करते हैं, एक व्यक्तिवाद पे ये लोग राजनीति करते हैं। अरे भैया, देश की 80 करोड़ जनता को आपने 5 किलो अनाज में खरीद रहे हो, बेच रहे हो। ये है भारत सरकार का 5 सालों का 9 सालों का विकास। 80 करोड़ जनता को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अंजना जी, देखने की बात है, सोचने की बात है। हम कहां जा रहे हैं? G20 करते हैं, आप पूरे दुनिया में दिखाते हैं कि हमारा नाम हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है। लेकिन 5 किलो अनाज, भाई साहब जागिए, उठिए और अच्छे दिन का जो वादा किया था वो लेके आइए। रोजगार की बात करिए। जवाब दे दीजिए, उसके बाद में दोनों अन्य मेहमान के पास 3.5 लाख पद हाँ। रेलवे में खाली हैं, उस पे आप बात नहीं करेंगे। अंजना जी देखिए, आप मतलब धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा देंगे। रुक जाइए भाई, 3-4 मिनट मिले आपको, नहीं कुछ बोल पाए आप। अंजना जी, मैं तो बस एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि दीपक जी, ये जो टैगलाइन आपने राहुल गांधी की बनाई है, डरो मत, ये सिर्फ लिखने के लिए लिखा हुआ है या डर तो हद से ज्यादा है आपको? दूसरा, ये विश्वकर्मा भगवान पर इस तरह की टिप्पणी आपकी अच्छी नहीं है। आपने जो कहा ये विश्वकर्मा बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। आज विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई। बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, एक सेकंड, बीच में नहीं, शाउटिंग मैच के लिए आपको दूसरे चैनल पे जाना होगा। बीच में नहीं। आप आज तक पे बैठे हैं, प्लीज अपनी अपनी गरिमा रखिए। एक बार में एक व्यक्ति बोले प्लीज। 13,000 करोड़ की योजना जो है लॉन्च की गई है इस देश के विश्वकर्माओं के लिए, इस देश में नाई, सुनार, लोहार, इन सब लोगों के लिए। आप उनको गाली दे रहे हैं जो इस देश में रोजमर्रा की जरूरत में सुबह से शाम तक आपका साथ देते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, आप उनको गाली दे रहे हैं। आप कहते हैं कि विजन नहीं है। यशोभूमि विजन का ही एक उदाहरण है। भारत मंडपम जहां आप अभी गई थी अंजना जी, पूरा 2 दिन 3 दिन आप रही, आपने वहां पर देखा, वो इस विजन का ही उदाहरण है। G20 को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसे ही आप इस तरीके से मेक इन इंडिया को क्रिटिसाइज करते थे। आज देखिए हम चांद पर पहुंच गए उसी मेक इन इंडिया की वजह से। अगर आपको विपक्ष की भूमिका भी निभानी है तो सही से निभाइए। इस देश की जनता को इस तरीके से गाली देने से अगर आपको लगता है कि आपका भला हो जाएगा या आप सरकार में आ जाएंगे, नहीं आएंगे। और इन्होंने कहा कि अगर जनता के मुद्दे उठाएंगे तो जरूर हम उनका साथ देंगे। जनता के मुद्दे ही उठते हैं जी, संसद में जनता के मुद्दे ही उठते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उनको सुनने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार हो। लेकिन आप नहीं होते हैं, आप भाग जाएंगे, आप वेल में हंगामा करेंगे, आप स्पीकर के ऊपर पेपर फेंकेंगे, तमाम वो चीजें करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हम विजनरी हैं, तभी आज ये देश भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था है। हम विजनरी हैं, तभी दुनिया में आज हमारा स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी में नाम है। हम विजनरी हैं, तभी डिफेंस में लेकर हम इतने मजबूत हैं। हम विजनरी हैं, तभी तमाम चीजों को लेकर। और जहां तक आपने बात कही 80 करोड़ का मजाक किसने उड़ाया? राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, अगर उन्होंने कहा था वो बब्बर शेर दिखता है, वो बब्बर शेर के दिखता जैसा दिखता है, कैसा वो ऐसा बब्बर शेर। मेक इन इंडिया इस देश में हो ही नहीं सकता, ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मुझे लगता है जिन लोगों के पास विजन है ही नहीं, वो भारत को ना कभी चलाने लायक थे।